नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हमें एक बीमारी के बारे में पढ़ना है जो कि है मलेरिया, जो हमारे 12th क्लास के अंदर हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। आप सबको पता है दोस्तों, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है और यह इसका जीवन चक्र भी 2 भागों में पूर्ण होता है। तो हम आज इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम इसके सबसे पहले शुरुआत से पढ़ते हैं कि इसका कोजिक एजेंट यानी कि इसका कारक क्या होता है। इसका कारक होती है मादा एनोफिलीज। मादा एनाफिलीज की वजह से ये बीमारी होती हैं और मादा एनाफिलीज दोस्तों इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, तो अब मादा एनाफिलीज से ये मनुष्य के अंदर कैसे आता है वो देखते हैं। जब मादा एनाफिलीज हमारे मनुष्य को यानी कि हमको जब काटती हैं तो वो अपने लार के अंदर एक पदार्थ स्रावित करती हैं जिसे हम बोलते हैं एनोफिलिन। ये जब मनुष्य को काटेगी तो इसकी लार के अंदर एक पदार्थ का सीक्रेट कर देगी जिसे बोलते हैं एनोफिलिन। एनोफिलिन दोस्तों एक इस तरह से कार्य करेगा। जब एनोफिलिन हमारे रक्त के अंदर आएगा तो ये रक्त का थक्का नहीं जमाने देगा। जब मादा एनोफिलीज मनुष्य को काटती हैं तो उसका डंक बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर वो छेद हुआ और वहाँ पर अगर हमारी थ्रोम्बोसाइट सेल आ गई तो फिर ये जो रक्त को अंदर ले नहीं पाएगी। तो इसके लिए ये एनोफिलिन छोड़ती हैं और ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अब जब मादा एनाफिलीज हमको काटती हैं तो वो एनोफिलिन छोड़ती हैं। अब इस एनोफिलिन के अंदर मलेरिया का कारक होता है और वो होता है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया का कारक तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम और वाहक हो जाएगी मादा एनाफिलीज। अब जब ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये होता है प्रोटोजोआ की अवस्था में। ठीक है, तो ये हो गए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के रूप में होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है। तो ये प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है। सबसे पहले होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर दूसरे नंबर पर होता है प्लाज्मोडियम मलेरी और तीसरे नंबर पर होता है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथे नंबर पर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यानी कि जो प्लाज्मोडियम अपने शरीर के अंदर गया है वो 4 प्रकार का हो सकता है। इनमें ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके लक्षण लगभग जब हमारे शरीर में जाता है तो 24 घंटे के अंदर ही इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यानी कि मलेरिया के 24 घंटे के अंदर लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी कि तेज़ बुखार आना और बुखार का वापस 1-2 घंटे के बाद उतर जाना और शरीर में कंपी होना, ये सब मलेरिया के लक्षण होते हैं। अब ये 4 प्रकार का हो गया। और जो ये प्लाज्मोडियम है अब ये एक डाइजेनेटिक होता है, यानी कि अपने जीवन चक्र को 2 परजीवी के अंदर पूर्ण करता है। तो हम देखते हैं कि ये किन किन के अंदर पूर्ण करता है। प्लाज्मोडियम सबसे पहले तो मादा एनाफिलीज के अंदर होता है, यानी कि मादा एनाफिलीज इसकी वाहक होती हैं और यह इसकी प्राथमिक प्रपोषी होती है, यानी कि प्राइमरी होस्ट होती हैं। प्लाज्मोडियम अपने जीवन चक्र को 2 प्रपोषियों में पूर्ण करता है। तो इसकी जो पहली प्रपोषी होती हैं वो होती है मादा एनाफिलीज और जो इसकी दूसरी प्रपोषी जो होता है वो मनुष्य होता है, वो होता है सेकेंडरी होस्ट यानी कि द्वितीयक प्रपोषी।
अब हम ये जानते हैं कि जब प्लाज्मोडियम हमारे मादा एनाफिलीज से मनुष्य के अंदर आता है एनोफिलिन के माध्यम से, तो इस मनुष्य के अंदर आकर ये कौन से अंग को प्रभावित करता है और इसके आगे क्या क्या प्रोसेस होती हैं और कैसे अपनी वृद्धि करता है मनुष्य के अंदर, अब हम वो देखते हैं। देखिए, जब सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर होता है और हमारे अंदर मच्छर के द्वारा काटने से आता है। जब मच्छर हमें काटता है तो यहाँ से लाइफ साइकिल इसकी प्लाज्मोडियम की मनुष्य के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और मनुष्य के अंदर जब यह प्लाज्मोडियम आता है तो यह हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। मतलब आपको यह भी पूछ सकते हैं कि जो मलेरिया होती है, मलेरिया बीमारी होती हैं, वो हमारे कौन से अंग को इफेक्ट करती हैं, तो वो तो है अपना लीवर। तो सबसे पहले यह प्लाज्मोडियम अपने लीवर में जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मनुष्य के अंदर इसकी लाइफ साइकिल। ये अपना यकृत हो गए हैं और यकृत के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, तो ये प्लाज्मोडियम हिपेटोसाइट्स सेल के अंदर जाता है। तो मान लेते हैं कि ये हिपेटोसाइट सेल हैं और प्लाज्मोडियम इसके अंदर चला गया है, क्योंकि ये हिपेटोसाइट सेल को इफेक्ट करता है यकृत के अंदर। तो ये हैं हिपेटोसाइट सेल। फिर क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम जो होता है हिपेटोसाइट सेल के अंदर अपनी वृद्धि करता है और वृद्धि करके ये बनाता है क्रिप्टोसाइट। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम था और यहाँ पर इसने वृद्धि करके क्या क्या बना लिया, क्रिप्टोसाइट। अब ये क्रिप्टोसाइट जो होता है ये हमारी जो हिपेटोसाइट सेल है इसके अंदर ही अलैंगिक विभाजन करके बहुत सारे क्रिप्टोसाइट का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे ये अलैंगिक विभाजन करता है जिसे बोलते हैं हम साइजोगेनी। यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्रिप्टोसाइट्स बन जाएंगे। जो ये विभाजन होता है इसे बोलते हैं साइजोगोनी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर इसका अलैंगिक विभाजन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, मतलब इस अलैंगिक जनन को बोलते हैं साइजोगोनी। फिर साइजोगोनी अवस्था जैसे ही कंप्लीट होती है फिर ये हिपेटोसाइट सेल फट जाती हैं और हिपेटोसाइट सेल के फटने से ये सारे क्रिप्टोसाइट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर हम इनको बोलते हैं मीरोजोएट। जिनकी संख्या होती है 1000 से 10,000 तक। आपको ये याद भी रखनी है। तो देखिए, नॉर्मल है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम मच्छर से हमारे शरीर में आया एनोफिलिन के माध्यम से। एनोफिलिन रक्त का थक्का नहीं जमने दे रहा था और जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आया तो यह ब्लड के द्वारा लीवर के अंदर गया, लीवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल में गया, हिपेटोसाइट सेल से फिर ये इसने थोड़ी वृद्धि की और फिर वृद्धि करके ये क्रिप्टोसाइट बन गया और क्रिप्टोसाइट के अंदर इसने अलैंगिक जनन किया। अलैंगिक जनन को हम साइजोगोनी बोलते हैं और फिर इसने हिपेटोसाइट सेल को ब्लास्ट कर दिया और ये बाहर आ गया, इसे बोलते हैं मीरोजोएट। अब ये मीरोजोएट दोस्तों या तो फिर से अटैक करेगा यकृत पे, लीवर पे, और या फिर ये अटैक करेगा आरबीसी पे। तो आरबीसी हम यहाँ पे बना देते हैं, 1 मिनट छोटी बना देते हैं। यह आरबीसी होगी। अगर ये मीरोजोएट जो हैं ये आरबीसी पे अटैक करते हैं, ये अपनी ब्लड वेसल्स होगी और ब्लड वेसल्स के अंदर हम आरबीसी बना देते हैं। अगर मीरोजोएट ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो इसे बोलेंगे हम इरिथ्रोसाइट। और अगर ये मीरोजोएट वापस से लीवर के ऊपर अटैक कर रहा है, लीवर के अंदर हिपेटोसाइट कोशिका पे अटैक कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम एक्सो इरिथ्रोसाइट। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइट। ये देख, इरिथ्रोसाइट और एक्सो इरिथ्रोसाइट यानी कि इरिथ्रोसाइट से बाहर यानी कि आरबीसी पे अटैक नहीं करके लीवर के ऊपर अटैक कर रहा है। तो लीवर के अंदर वापस से ये मीरोजोएट जाएंगे हिपेटोसाइट सेल के अंदर और इसे बोलेंगे हम क्रिप्टोमीरोजोएट।
और यहाँ पर ये थोड़ी सी वृद्धि करेगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पोषक पदार्थ प्राप्त करेगा हिपेटोसाइट सेल से और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से वृद्धि करके ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होएगा तो पिछली बार तो ये मीरोजोएट बना रहा था जो कि आकार के अंदर सब समान थे, लेकिन इस बार ये दो प्रकार के बनाएगा, यानी कि कुछ तो आकार में छोटे होंगे ग्रेन्यूल्स और कुछ होंगे बड़े। तो जो बड़े वाले ग्रेन्यूल्स हो गए इन्हें बोलेंगे हम मेगा क्रिप्टो मीरोजोएट, और जो छोटे वाले होंगे उन्हें बोलेंगे हम माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट। जो ये मेगा क्रिप्टो मीरोजोएट होते हैं ये संख्या के अंदर 64 होते हैं, और जो माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट होते हैं ये 1000 होते हैं। अब जो ये मेगा क्रिप्टो मीरोजोएट बने हैं जो कि संख्या के अंदर बड़े हैं, यह फिर से यकृत के अंदर ही हिपेटोसाइट सेल पे ही अटैक करेंगे, जबकि जो माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट जो बने हैं यह फिर करेंगे आरबीसी के ऊपर अटैक। तो अब देखिए आरबीसी के ऊपर कौन कौन अटैक कर रहा है। एक तो आरबीसी के ऊपर अटैक कर रहा है मीरोजोएट, और एक आरबीसी के ऊपर अटैक कर रहा है माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट। तो ये दोनों जब ब्लड वेसल्स के अंदर आएंगे, पहले तो माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट और मीरोजोएट, फिर ये आ जाएंगे आरबीसी के अंदर। जब ये आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ट्रोपोजोएट। और ये जब ट्रोपोजोएट वृद्धि करते हैं तो ये एक रिंग के आकार की वलय आकार की जैसी संरचना बनाते हैं, वलय के आकार की, जिसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है दोस्तों, ये फिर से इसके अंदर वृद्धि करेगा और इसके अंदर अब बन जाएंगे कुछ ग्रेन्यूल्स जो कि बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। इनको बोलते हैं हम हीमोजोइन। जब ये ग्रेन्यूल्स इससे बाहर आते हैं तभी हमें मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल बहुत जल्दी बन जाते हैं और बाहर आते हैं, जिससे मलेरिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कंपी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा बुखार भी आ जाती हैं। अब जो ये हैं इससे थोड़ी सी और वृद्धि करेगा और आगे जाएगा और फट जाएगा। जो ये हीमोजोइन्स ग्रेन्यूल्स थे ये आगे जाकर फट जाएंगे, थोड़ी सी वृद्धि करके फटेंगे, तो इनको हम बोलते हैं रिग्नर। दोस्तों जो ये रिग्नर हैं ये फिर से आरबीसी के ऊपर, कुछ रिग्नर तो फिर से आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे। अगर ये कुछ रिग्नर आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे और कुछ गेमेट्स बनाएंगे, तो जो रिग्नर होते हैं वो आरबीसी पर फिर से अटैक कर रहे हैं, उन्हें हम इस जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं हम गोल्जी साइकिल। तो ये आपको याद रखना है। और जो दूसरे रिग्नर होते हैं वो दो प्रकार के गैमेट बनाते हैं, वो गैमेट आपको देखने हैं। एक गैमेट तो होता है छोटा और एक होता है बड़ा। छोटे वाले गैमेट को बोलते हैं माइक्रो गैमेट, और जो बड़ा वाला गैमेट होता है उसे बोलते हैं मेगा गैमेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये बन गए। और ये जो यहाँ तक की स्टेज थी, यहाँ से प्लाज्मोडियम के लिवर के अंदर जाने से लेकर के गैमेट बनने तक की जो स्टेज थी, ये मनुष्य के अंदर परफॉर्म होने, यानी कि ह्यूमन के अंदर परफॉर्म हो रही थी। अब जब ये गैमेट बन गए हैं तो ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर जाएंगे, और फिर मादा एनाफिलीज मचर रहे हैं जो फिर से काटेंगी और ब्लड के थ्रू इनको वापस अपने शरीर के अंदर ले लेंगी। यानी कि जब वो ब्लड को वेसल्स के थ्रू अपने शरीर के अंदर लेगी तो ये जो गैमेट बने थे ये भी उनके शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो ये जब माइक्रो गैमेट और मेगा गैमेट उनके शरीर के अंदर जाते हैं तो जो माइक्रो गैमेट होता है ये बना देता है मेल गैमेट, जो छोटे वाले गैमेट होते हैं वो बनाते हैं मेल गैमेट। और जो मेगा बड़े वाले गैमेट होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है दोस्तों, ये मेगा गैमेट
फीमेल गैमेट बनेगा और माइक्रो गैमेट मेल गैमेट बनाएगा। अब ये गैमेट मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर इनका फ्यूजन होगा। अब जो यहाँ तक की जो स्टेज थी वो तो मनुष्य के अंदर परफॉर्म हो रही थी, तो हम यहाँ और फिर ये मादा एनाफिलीज मच्छर के, तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ताकि ये मनुष्य के अंदर हो जाएगा और वो फिर जो वो अगली वाली स्टेज होगी वो मच्छर के अंदर हो जाएगी। ये रिगनर है, हम इनको अंदर ही लिख देते हैं। और हीमोजोइन है, इनको भी हम अंदर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज तो हो रही थी हमारे अंदर और अगली वाली जो ये जाइगोट बन जाएगा फिर। अब यहाँ से इनको माइक्रो गैमेट और मेगा गैमेट को जो मादा एनाफिलीज थी उसने अपने अंदर ले लिया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से जो अगली वाली स्टेज है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर परफॉर्म हो रही हैं। तो जो मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट मादा एनाफिलीज के अंदर बन रहा है और जो ये फ्यूज हुए हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमोगेनी। गैमोगेनी। तो गैमोगेनी के अंदर तो हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। जबकि जो ये साइजोगोनी हुई थी इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होके अलैंगिक जनन हुआ था। एक ही क्रिप्टोसाइट से बहुत सारे क्रिप्टोसाइट बने थे और फिर ब्लास्ट हुआ था। जबकि जो ये गैमोगेनी हुई है इसके अंदर जाइगोट बना है और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज हुआ है। अब ये जो जाइगोट हैं ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर हैं उसकी आंत की दीवार के ऊपर जाके चिपक जाएगा, यानी कि जो मादा एनाफिलीज हैं उसकी गट ल्यूमेन पे जाके चिपक जाएगा। और फिर जो ये मादा एनाफिलीज की जो आंत की दीवार है इस पर एक जो जाइगोट के ऊपर ये कवरिंग बना लेंगी और इस कवरिंग के थ्रू ये जाइगोट पोषण लेगा। अब इस जाइगोट को पोषण मिलना स्टार्ट हो गया है तो ये जाइगोट अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करेगा, यानी कि ये यहाँ पर फिर से अलैंगिक जनन कर रहा है। आपको याद रखना है कि एक बार तो इसने अलैंगिक जनन हमारे यकृत के अंदर किया था और एक बार फिर से ये अलैंगिक जनन कर रहा है मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर और वो उसकी गट ल्यूमेन के अंदर। तो ये अपनी वृद्धि करेगा। इसे बोलते हैं हम इसको बोला था हमने साइजोगेमी, इसे बोल रहे हैं गैमोगेमी। और यह यहाँ पे वृद्धि करेगा और अपने आकार में बड़ा हो जाएगा। और ये फिर बड़ा होगा और फिर से यानी कि बड़ा होके फिर ब्लास्ट होगा और इससे प्लाज्मोडियम बनेंगे और ये प्लाज्मोडियम इसके थ्रू लार ग्रंथियों के अंदर चले जाएंगे वापस से। और फिर लार ग्रंथियों से वापस जब मादा एनाफिलीज मच्छर फिर से जब यानी कि वापस से हमको काटेंगे, यानी कि किसी भी अन्य व्यक्ति को वापस से काटेगी तो फिर इसे ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के रूप में एंटर कर जाएंगे शरीर की बॉडी के अंदर और ये फिर से सारी परफॉर्मेंस करेंगे। तो एक बार हम इसको फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मोडियम था मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर, फिर प्लाज्मोडियम आया मनुष्य के अंदर यकृत में, यकृत के अंदर हिपेटोसाइट सेल के अंदर गया, फिर क्रिप्टोसाइट बनाए थोड़ी सी वृद्धि करके और क्रिप्टोसाइट ने फिर किया अलैंगिक विभाजन। अलैंगिक विभाजन करके इसने बनाए, अलैंगिक विभाजन को बोलते हैं साइजोगोनी। और फिर से साइजोगोनी जब हो गई तो फिर ये अपनी हिपेटोसाइट सेल ब्लास्ट होगी और बनाएगी मीरोजोएट। मीरोजोएट अगर मीरोजोएट आरबीसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो इसे बोलेंगे हम इरिथ्रोसाइट बोलेंगे। और अगर मीरोजोएट हैं जो फिर से यकृत के ऊपर से अटैक कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम एक्जो इरिथ्रोसाइट। अगर मीरोजोएट यकृत के ऊपर अटैक करता है तो फिर से हिपेटोसाइट सेल के अंदर जाएंगे, मीरोजोएट जाएंगे और हिपेटोसाइट सेल के अंदर चलेंगे तो उसे बोलेंगे हम मीरोजोएट। और मीरोजोएट वृद्धि करेंगे और फिर ब्लास्ट होंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के ग्रेन्यूल बनेंगे। जो बड़े वाले ग्रेन्यूल होंगे उन्हें बोलेंगे मेगा क्रिप्टो मीरोजोएट और जो छोटे वाले ग्रेन्यूल होंगे उन्हें बोलेंगे माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट।
माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोएट आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे, जबकि मेगा क्रिप्टोमेरोजोएट होते जो कि संख्या के अंदर 64 होते हैं, वो फिर से लीवर के ऊपर ही अटैक करेंगे। जब माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोएट आरबीसी के अंदर आते हैं, तो जब आरबीसी में एंटर करते हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोपोजोएट, और फिर कुछ देर के बाद ये अपनी वृद्धि करते हैं और एक रिंग के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे बोलते हैं हम सिग्नेट रिंग स्टेज। और ये सिग्नेट रिंग स्टेज से थोड़ी और वृद्धि करते हैं और फिर इसके अंदर ग्रेन्यूल बनते हैं जो कि मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हें बोलते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल। और फिर से वृद्धि करते हैं और ये ब्लास्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं रिग्नर। यहाँ से मेगा क्रिप्टोजोएट और मेगा गैमेट और माइक्रो गैमेट बन रहे हैं। माइक्रो गैमेट्स मेल गैमेट्स बनाएंगे और मेगा गैमेट फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। ये गैमोगेनी करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट जाएगा मादा एनाफिलीज की गट ल्यूमेन में, वहाँ पे वृद्धि करेगा और फिर से प्लाज्मोडियम बनाएगा, और ये प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथि में चला जाएगा। तो हम आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर जो ये कि एक तो इसके अंदर हुई है अलैंगिक विभाजन, एक तो इस अलैंगिक विभाजन को आपको ध्यान रखना है, और एक इस लैंगिक विभाजन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्लाज्मोडियम अपने जीवन काल के अंदर एक तो अलैंगिक जनन करता है और एक करता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को बोलते हैं गैमोगेनी और अलैंगिक जनन को बोलते हैं साइजोगोनी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का अपना टॉपिक था मलेरिया का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ओके बाय।